हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूर ऑफ संसार चैनल में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब भी हम कहते हैं धरती का स्वर्ग तो इसका मतलब निकाला जाता है कश्मीर, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच भी धरती का एक स्वर्ग मौजूद है। जी हाँ, हम बात उस हिल स्टेशन की कर रहे हैं जो कपल्स के लिए हनीमून डेस्टिनेशन है। वहीं फैमिली, बच्चों और दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट। यहाँ हर किसी के लिए बहुत कुछ है। यहाँ घूमने वाली जगहों की भी कोई कमी नहीं है और इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस हिल स्टेशन को सबके सामने लाने वाला शख्स कौन था और उसने किस तरह प्लान करके इसे बचाया था? इन सब सवालों के जवाब और इसके बनने की मजेदार कहानी सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आज हम चल रहे हैं तमिलनाडु के ऊटी हिल स्टेशन की सैर पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा एक हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, लेकिन ये तमिलनाडु राज्य की सीमा के अंदर आता है। ऊटी का पूरा नाम है उदगमंडलम। ये नाम तमिल भाषा के शब्द उत्तक कालमंडू से निकला है। इसका अर्थ होता है पहाड़ पर बसा गाँव। ये ऊंचे पहाड़ों की हसीन वादियों में बसा है, इसीलिए इसे ये नाम मिला। वर्तमान समय में ऊटी की जनसंख्या करीब 88,430। यहाँ की प्रमुख भाषा तमिल है, लेकिन कुछ लोगों को हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है। ऊटी में आपको चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और इन्हीं हरे भरे पेड़ों और सुंदर पहाड़ियों की वजह से ऊटी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसे पहाड़ों की रानी का नाम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऊटी हनीमून के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है और इसे डेस्टिनेशन स्पॉट बनाने में जॉन सलिवन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सलिवन महोदय कौन थे और आखिर उन्होंने क्या किया था। इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको कुछ मिनटों का इंतजार करना होगा। दोस्तों, ऊटी की नेचुरल ब्यूटी मन मोह लेती है। वैसे तो साल भर यहाँ का मौसम खुशनुमा रहता है, लेकिन सर्दी के दिनों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। सर्दियों में यहाँ इतनी धुंध हो जाती है कि पास खड़े लोग ही दिखाई नहीं देते। 1848 में ऊटी में अंग्रेजों ने बोटानिकल गार्डन बनाया था। आज भी ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ अलग अलग प्रजातियों के पौधों की कई वैरायटी उपलब्ध है। हर वर्ष मई के महीने में यहाँ फूलों की खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई जाती है। 22 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस गार्डन की रखवाली तमिलनाडु हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी द्वारा की जाती है। यहाँ घूमने आने वालों को देखने के लिए सबसे पहले यही जगह सजेस्ट की जाती है। अगर आपका मन करे तो बिना देर किए अपना प्लान बना ले। इस गार्डन में ऐसी प्राचीन वनस्पतियों का दीदार होगा जो बाकी किसी और जगह पे शायद ही देखने को मिले। दोस्तों, ऊटी पहले टोडा आदिवासियों का गढ़ था। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने ऊटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। यहाँ अंग्रेजों के शासन में कई खूबसूरत गेस्ट हाउसेज बनाए गए थे। आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये गेस्ट हाउसेज आपका स्वागत करते नजर आएंगे। 1817 में कोयम्बटूर के कलेक्टर सर जॉन सलिवन ने ऊटी की खोज की थी। सर जॉन को ये हसीन वादियाँ इतनी पसंद आई कि उन्होंने इन पहाड़ी रास्तों को सड़क की शक्ल देने का फैसला किया। साल 1819 में उन्होंने कोयम्बटूर रेवेन्यू बोर्ड से मात्र 1100 रुपए की रकम लेकर सिरुमुगाई से कोटागिरी तक एक सड़क बनवाने का काम शुरू कराया। ये सड़क अगले 2 सालों में बनकर तैयार हुई। साल 1938 तक यही एकमात्र सड़क थी जो कोयम्बटूर को नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों से जोड़ते थे। उसके बाद तत्कालीन गवर्नर SR लशिंगटन ने कुन्नूर घाट रोड बनवाई। नीलगिरी पहाड़ियों के घने जंगल, सिल्वर ओक के पेड़ और चाय के बागान इस जगह को एक अलग पहचान देते हैं। तब किसी को नहीं पता था कि मैसूरू और चेन्नई के बीच ऊटी नाम की कोई खूबसूरत जगह भी है। सर जॉन सलिवन की इस खोज ने भारत को एक बढ़िया गिफ्ट दिया। अंग्रेजों ने इसका सही इस्तेमाल किया और ऊटी को मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। दोस्तों, ऊटी के रोज गार्डन में घूमने का अलग ही मजा है। यहाँ ऐसे ऐसे गुलाब के फूल देखने को मिलते हैं जिसे आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। समुद्र तट से 2200 मीटर की ऊंचाई पर एल्क पहाड़ी की ढलान पर स्थित इस गार्डन में आप अलग अलग तरह के गुलाबों की प्रजातियां देख सकते हैं। रोज गार्डन में लगभग 20,000 तरह के गुलाब मौजूद हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के पास होने के कारण ऊटी की सुंदरता अधिक बढ़ जाती है। इन पहाड़ियों पर नीले रंग के फूल खिलते हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ऊटी में डॉल्फिन नोज नाम की एक बहुत ही आकर्षक जगह है जहाँ परिवार, बच्चों या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। इस समुद्र से 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऐसी जगह है जहाँ से पूरी ऊटी और आसपास के मनोरम दृश्य नजर आते हैं। ऊटी की झीलें भी मन मोह लेती हैं। ऊटी झील में आप नौका विहार या फिर मछली पकड़ने का शौक पूरा कर सकते हैं। ये झील नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसका निर्माण भी सर जॉन सलिवन ने 1824 में करवाया था। लगभग 65 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है ये झील, जिसे सैलानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक देख सकते हैं। ऊटी लेक के बिल्कुल सामने है थ्रेड
गार्डन। ये जगह अपने आप में बहुत अनोखी है। ये एक प्राइवेट म्यूजियम है जो दुनिया का पहला थ्रेड गार्डन है। इस गार्डन की स्थापना केरल के एक प्रोफेसर एंटनी जोसेफ ने की थी। इसे तैयार करने में एंटनी जोसेफ और उनकी पूरी टीम को पूरे 12 साल का समय लगा। यहाँ धागे से बने फूलों की प्रदर्शनी लगती है। दोस्तों, ऊटी में इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने लायक है। यहाँ सुंदर कॉटेज, फूलों के बगीचे, फूस की छत वाले चर्च और खूबसूरत सड़कें हैं जो धरती पर आपको स्वर्ग वाली फीलिंग देंगे। यहाँ आप खुद को हरे भरे नेचर के गोद से घिरा पाएंगे। अब ऊटी में घुड़सवारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बच्चों की मस्ती के लिए यहाँ छोटे छोटे डिब्बे वाली गाड़ियाँ होती हैं। लेक गार्डन भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ चीड़ के पेड़ काफी संख्या में उगाए गए हैं। ऊटी के आसपास भी देखने लायक बहुत सारी जगह हैं जिनकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों, ऊटी यात्रा की शुरुआत आप डोडा बेटा पर्वत चोटी से भी कर सकते हैं। समुद्र तल से 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8650 फीट है। ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और ट्रेकिंग के लिए आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ फोटो सेशन के लिए भी अच्छे पॉइंट्स हैं। आप यहाँ से घाटियों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब गाड़ी की मदद से शिखर यानी डोडा बेटा व्यू पॉइंट तक पहुँच सकते हैं या ट्रेकिंग करते हुए भी चोटी तक पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे के बीच है। बता दें कि यहाँ की एंट्री फीस 5 साल से ऊपर के लोगों के लिए 6 रुपए और उससे नीचे के उम्र के लोगों के लिए फ्री है। दोस्तों, ऊटी से 67 किलोमीटर दूर मधुमलाई नेशनल पार्क है, जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। इस पार्क में पौधों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियां नजर आ जाएंगे। यहाँ हाथी, बड़ी गिलहरियाँ, सांभर, चीतल, हिरन और उड़ने वाली गिलहरियाँ तो बिना किसी मेहनत के देखने को मिल जाती हैं। साथ ही यहाँ अलग अलग वैरायटी के पक्षियों को भी देखा जा सकता है, जिनमें रंग बिरंगे तोते, काले कटफोड़वे और गरुड़ जैसे पक्षी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सभी स्तनपाई जानवरों में से 13% मधुमलाई नेशनल पार्क में मौजूद है। लुप्त होने की कगार पर मौजूद भारतीय तेंदुआ भी इसी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सागौन, चंदन, महोगनी और बांस जैसे पेड़ों से ये घने रूप से ढका हुआ है। आसमान में सूरज के ऊंचे होने पे भी ये घने पेड़ सूरज की रोशनी को रोक देते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को स्पेशल सलाह दी जाती है कि दोपहर के दौरान या दोपहर के बाद यहाँ पहुँचने पर अपने साथ टॉर्च लाइट हमेशा साथ रखें। दोस्तों, कोटागिरी हिल ऊटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोटागिरी हिल प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ के चाय बागानों को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। कोटागिरी का मौसम काफी सुहावना रहता है। यहाँ बहुत ही सुंदर हिल रिजॉर्ट है जहाँ चाय के खूबसूरत बागान है। कालहट्टी जलप्रपात भी ऊटी का एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। ये जलप्रपात लगभग 100 फुट ऊंचा है। ये इतना सुंदर है जिसे देखते ही आप वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। यहाँ कई तरह के पर्वतीय पक्षी भी देखे जा सकते हैं। कालहट्टी मसीनागुड़ी की ढलानों पर जानवरों की अनेक प्रजातियाँ भी देखे जा सकती हैं। ये वाटरफॉल्स ऊटी से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊटी की फेमस जगहों में माइल शूटिंग पॉइंट भी है, जिसे वेनलॉक डाउन्स भी कहा जाता है। यहाँ कई फेमस फिल्मों की भी शूटिंग की गई है, जिनमें कुछ कुछ होता है, दीवाना और राजा हिंदुस्तानी शामिल है। नीलगिरी पहाड़ियों के साथ घने जंगलों से घिरे हरे भरे घास के मैदान यहाँ के नजारों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे के बीच है, जबकि एंट्री फीस 10 रुपए है। दोस्तों, ऊटी में पाइकारा झरना गजब की नेचुरल ब्यूटी का एहसास कराता है, जिसकी खूबसूरती आपका दिल जीत लगे। इस वाटरफॉल को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। पाइकारा झरना मुकुर्ती की चट्टानों से निकलता है और पाइकारा झील में विलीन होता है। झरने की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के अलावा आप झील के पास घुड़सवारी और बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा ऊटी से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झील है एवलांच लेक। ये लेक और इसके आसपास का एनवायरनमेंट किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। आप यहाँ फिशिंग का मजा ले सकते हैं। ऊटी के टी स्टेट व्यू पॉइंट में आपके लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं होता है, फिर भी यहाँ घूमना आपको एक नया अनुभव देगा। यहाँ से आप चाय खरीद सकते हैं। टी फैक्ट्री में फ्रेश पत्तियों से बनी ग्रीन टी भी उपलब्ध होती है, जिसकी खुशबू मन मोह लेती है। यहाँ मशीनों द्वारा चाय को बनता देखना आपके लिए एक अलग अनुभव होगा। यहाँ जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच है और यहाँ फ्री में घूम सकते हैं। 1822 में बना स्टोन हाउस ऊटी में बना पहला बंगला है। ये गवर्नर जॉन सलिवन का बंगला हुआ करता था। आज ये ऊटी के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल का रेजिडेंस है। ऊटी का माउंटेन रेलवे 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। यहाँ ट्रेन आज भी पुराने तरीके के अनुसार भाप के इंजन द्वारा ही चलती है। ऊटी का डियर पार्क भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। टूरिस्ट यहाँ हिरणों की अलग अलग प्रजातियों के साथ साथ कई अन्य जानवरों और पक्षियों को भी देख सकते हैं। सेंट स्टीफेंस चर्च ऊटी का सबसे पुराना चर्च है। ऊटी की सैर के दौरान आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ विक्टोरियन युग की आर्किटेक्चर शैली देख सकते हैं। यहाँ चर्च के धब्बों वाली खिड़कियों और चर्च की खूबसूरती को बढ़ाने वाली पेंटिंग्स को देखना बिल्कुल न भूलें। यहाँ जाने का समय रविवार को छोड़कर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक है। दोस्तों, अगर आप ऊटी घूमने जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच। सबसे पहले अगर आप बाय रोड ऊटी जाना चाहते हैं तो तमिलनाडु स्टेट
स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगलोर, चेन्नई और मैसूर जैसे पड़ोसी शहरों से भी सरकारी और प्राइवेट बसें ऊटी के लिए चलती हैं। अगर रेल मार्ग की बात करें तो ऊटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित मेट्टुपालयम सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। वहीं बड़े जंक्शन में कोयम्बटूर का संपर्क देश के सभी बड़े शहरों से है। ऊटी से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कोयम्बटूर है, जो लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चेन्नई, कोझिकोड, बैंगलोर और मुंबई से कोयम्बटूर के लिए सीधी उड़ान भर सकते हैं। ऊटी में कई सारे होटल और गेस्ट हाउस हैं, जहां आप रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप में से अगर कोई है ऊटी या फिर तमिलनाडु से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे अगर नहीं हो तो क्या कभी आप ऊटी घूमने गए? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि ऊटी में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें।